नमस्कार। जरा सोचिए, हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, उसके अंदर एक खुफिया कोड होता है। एक ऐसी निर्देश पुस्तिका जो तय करती है कि वो चीज क्या होगी और कैसे काम करेगी। आज हम इसी कोड यानी डीएनए के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जीवन अपनी इतनी जटिल और एकदम सटीक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, अपना जेनेटिक कोड आखिर लिखता कैसे है? ये वो पहेली है जिसने सदियों तक दुनिया के सबसे तेज दिमागों को भी उलझाए रखा। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि जीवन का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या, इसे खोजने की कहानी कितनी दिलचस्प है, इसका मशहूर स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम कैसे करता है और आखिर में ये जीवन के कोड को सहेजने के लिए सबसे बेहतरीन मॉलिक्यूल क्यों है। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों को ये तो सदियों से पता था कि गुण मतलब ट्रेट्स माता पिता से बच्चों में जाते हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो ये सारी जानकारी लेकर जाता है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। और जानते हैं वो रहस्यमय चीज़ क्या थी? वो था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या जिसे हम सब जानते हैं डीएनए के नाम से। ज़्यादातर जिंदा चीज़ों का जेनेटिक मटेरियल यही है। हाँ, इसका एक करीबी रिश्तेदार भी है, आरएनए, जो कुछ वायरस में ये काम करता है, पर आमतौर पर वो डीएनए के संदेशों को पहुंचाने वाला एक मैसेंजर ही होता है। लेकिन डीएनए को समझना इतना आसान नहीं था। इसकी कहानी एक सदी लंबी खोज की कहानी है। ये कोई एक रात में मिली कामयाबी नहीं थी, बल्कि दशकों की मेहनत और कई शानदार दिमागों के योगदान का नतीजा थी। ये सफ़र कई पड़ावों से गुजरा। सोचिए, कहानी शुरू होती है 1869 में, जब फ्रेडरिक मिशन ने पहली बार सेल के न्यूक्लियस में एक अजीब सा एसिडिक पदार्थ देखा और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। फिर कई दशक बीत गए और 1928 में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया कि कोई चीज़ है जो बैक्टीरिया के गुण बदल सकती है। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1953, जब वॉटसन और क्रिक ने इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन देखिए, विज्ञान में कोई भी बड़ी खोज एक अकेले इंसान का काम नहीं होती। वॉटसन और क्रिक हीरो जरूर थे, पर इस कहानी के और भी अहम किरदार थे। उनका मॉडल रोजालैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के शानदार एक्सरे डेटा के बिना बन ही नहीं सकता था। और साथ ही इरविन चारगाफ के काम ने बेस पेयरिंग के जरूरी नियम भी समझाए थे। और इन्हीं सब सुरागों को जोड़कर हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे शानदार मोड़ पर। डीएनए का असली चेहरा, उसका स्ट्रक्चर। ये शायद बायोलॉजी की दुनिया की सबसे मशहूर तस्वीर है। तो आखिर ये डबल हेलिक्स दिखता कैसा है? सोचिए, जैसे कोई घुमावदार सीढ़ी हो, बिल्कुल वैसी ही। इस सीढ़ी के जो दो साइड हैंडल्स हैं वो शुगर फॉस्फेट से बने हैं, और जो सीढ़ी के डंडे हैं वो 4 तरह के बेस से बने हैं, ए, टी, सी और जी। और सबसे जरूरी नियम यह है कि ए हमेशा टी से जुड़ता है और सी हमेशा जी से। बस इसी आसान से कोड में जीवन की पूरी किताब लिखी हुई है। ये देखिए, यही है वो खूबसूरत डबल हेलिक्स। आप देख सकते हैं कैसे दो पट्टियां एक दूसरे से लिपटी हुई हैं और बीच में ये बेस पेयर्स यानी ए, टी और सी जी के जोड़े इसे थामे हुए हैं। ये डिजाइन जितना सुंदर है उतना ही असरदार भी है। और जैसे ही उन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। वॉटसन और क्रिक ने अपनी रिसर्च में एक बहुत मशहूर लाइन लिखी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बेस जुड़ते हैं वो अपने आप में ही ये बताता है कि जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा। मतलब स्ट्रक्चर में ही उसका फंक्शन छिपा हुआ था। ये एक यूरिका मोमेंट था। अब एक ऐसी बात बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगी। अगर हम अपनी एक छोटी सी कोशिका के अंदर से डीएनए को बाहर निकालकर सीधा करें तो पता है वो कितना लंबा होगा? करीब 2.2 मीटर। जी हां, एक अणु जो दिखाई भी नहीं देता वो इतना लंबा। सच में कमाल की बात है। तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा धागा जो हमसे भी लंबा है, वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस में फिट कैसे होता है? ये तो ऐसा हुआ जैसे आप 40 किलोमीटर लंबे धागे को एक टेनिस बॉल के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हों। इसका जवाब है लाजवाब पैकेजिंग। प्रकृति का इंजीनियरिंग कमाल देखिए। डीएनए हिस्टोन नाम के प्रोटीन के गोलों के चारों ओर कसकर लिपट जाता है। ये मोतियों की माला जैसा दिखता है, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसी सुपर कॉइलिंग की वजह से इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी सी जगह में समा जाता है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि डीएनए क्या है, कैसा दिखता है और कैसे पैक होता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है, ये करता क्या है? मतलब जानकारी को सिर्फ स्टोर करने से तो काम नहीं चलेगा, उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक सबसे बड़े सिद्धांत से, जिसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ये सिद्धांत बताता है कि जेनेटिक जानकारी का बहाव एक ही दिशा में होता है। डीएनए से जानकारी आरएनए में कॉपी होती है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है रेप्लिकेशन। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो डीएनए अपनी एक हूबहू कॉपी बनाता है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए की जानकारी एक मैसेंजर आरएनए में कॉपी की जाती है। और तीसरा है ट्रांसलेशन। इस आरएनए मैसेज को पढ़कर राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के असली काम करने वाले होते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर डीएनए ही क्यों? प्रकृति ने इतनी सारी चीजों में से इसी को जीवन का मास्टर आर्काइव क्यों चुना? देखिए, जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ये एक तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है। उसे अपनी कॉपी बना पाना चाहिए, उसे बहुत स्टेबल होना चाहिए, उसमें धीरे धीरे बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए ताकि एवोल्यूशन हो सके, और उसे अपने आप को लक्षणों के रूप में जाहिर करना आना चाहिए। और जब हम इन शर्तों पर डीएनए और आरएनए को परखते हैं तो डीएनए साफ साफ बाजी मार ले जाता है, खासकर स्टेबिलिटी के मामले में। डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है वो उसे बहुत मजबूत बनाती है। वहीं आरएनए थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव और कमजोर होता है, जिससे उसके खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो कहानी का निचोड़ ये है कि डीएनए बना ही है लंबी रेस के लिए। वो एक मजबूत तिजोरी है जहां जीवन का ब्लूप्रिंट पीढ़ियों तक सुरक्षित रहता है। और आरएनए एक वर्किंग कॉपी या एक शॉर्ट टर्म मैसेंजर की तरह है, जिसे काम पूरा होने के बाद हटा दिया जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद धरती पर जीवन की शुरुआत डीएनए से नहीं बल्कि आरएनए से हुई थी। एक आरएनए वर्ल्ड था जहां आरएनए ही जानकारी भी रखता था और काम भी करता था। बाद में डीएनए ने अपनी जबरदस्त स्टेबिलिटी की वजह से जानकारी रखने का काम संभाल लिया। तो क्या हम सब एक आरएनए वर्ल्ड के वंशज हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन की शुरुआत के और भी गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। वाकई सोचने के लिए एक कमाल का विचार है।